गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चला था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने किसी चार्ज पार्टिकल का रेडियस निकाला था, उसका टाइम पीरियड निकाला था और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ तक कैलकुलेशन हमने किया था। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए थोड़ा नोट्स लिखना पड़ेगा, जिसमें न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो जहाँ तक हुआ था उसके बाद लिखेंगे नोट्स। इसमें ये लिखना है कि जैसे कोई अल्फा पार्टिकल है, कोई प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो हाउ दे आर रिलेटेड इन देयर मास एंड चार्ज, ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो हम सिंबल लिख रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल कैसे रिलेटेड है प्रोटॉन से इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इन टर्म्स ऑफ मास। तो सिंबल फॉर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ये हम अल्फा डिनोट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एम पी डिनोट मास ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है प्रोटॉन का 2 टाइम्स होता है। सिमिलरली अब अल्फा पार्टिकल ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में रिलेशन देखना चाहें तो क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 136, approximately we type 136 or we can say 1840 times mass of electron. We take this value, mass of proton is equal to 1480 times mass of electron, and charge of proton is equal to charge of electron. In magnitude, charge both the quantity will be same. So here the relation between mass and charge in for proton electron and for alpha particle and proton. तो mass of alpha particle 4 times mass of proton। तो कैसे इसको देख सकते हैं, जैसे प्रोटॉन का हम लिखते हैं सिंबल 2He4, अल्फा पार्टिकल का। प्रोटॉन का होता है 1H1। This is represent alpha particle and it represent proton। तो हम देख सकते हैं कि ये जो मास एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो अल्फा का 2 टाइम्स है, इसलिए चार्ज को हमने 2 टाइम्स लिया है, और मास यहाँ 4 टाइम्स है, इसलिए मास को 4 टाइम्स लिया है। तो इस तरह से हम सिंबल का अगर हमें पता है तो हम देख सकते हैं कि कैसे चार्ज कितना टाइम्स होगा और मास कितना टाइम्स होगा। तो ये इतना नोट कर लेंगे, और इसी बेसिस पे हमें एक न्यूमेरिकल करना है, जिसमें 2 चार्ज पार्टिकल, एक मान लिया प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, और उनके रेडियस का रेशियो फाइंड करना होगा। रेडियस या टाइम पीरियड का क्या रेशियो होगा। तो इसके बाद हम एक क्वेश्चन लिखेंगे। जिसमें इस कंसेप्ट का हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, न्यूमेरिकल है, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, एक अल्फा पार्टिकल लिया हमने, एक प्रोटॉन लिया, are projected with same speed, projected with same speed, in uniform magnetic field B
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। सेम स्पीड से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किए जाते हैं और कैसे परपेंडिकुलर टू फील्ड बी, पर परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर टू इट, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन किया गया है। तो हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस एंड टाइम पीरियड। तो दो चार्ज पार्टिकल हो गए। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फर्स्ट रेडियस and second time period। तो रेडियस और टाइम पीरियड का हमें रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, जो फार्मूला हमने डिराइव किया था उसका यूज करेंगे इस रेशियो को निकालने के लिए, रेडियस का और टाइम पीरियड का। तो रेडियस के लिए हमें फार्मूला पता है, उस रेडियस के फार्मूले को एक बार अल्फा पार्टिकल के लिए लिखेंगे, एक बार प्रोटॉन के लिए लिखेंगे, फिर दोनों का रेशियो निकाल देंगे। तो अगर हम पहले अल्फा पार्टिकल के लिए लिखें तो सेंस R इक्वल टू mv/qb, ये हमने डिराइव किया था। रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट चार्ज पार्टिकल इटर एट एन एंगल 90 डिग्री। तो अगर हम किसके लिए लिखें, अल्फा पार्टिकल के लिए पहले लिख दिए, तो R अल्फा कर दे रहे हैं इसको, m अल्फा b कांस्टेंट है दोनों के लिए, q अल्फा b भी कांस्टेंट है, तो इस तरह हो गया। सिमिलरली हम प्रोटॉन के लिए अगर लिखें तो mv/qb, तो प्रोटॉन के लिए क्या हो, mp/qp हो जाएगा। तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे। इसके बाद ये फार्मूला हमने लिख दिया है, दोनों को डिवाइड कर देंगे और जो रिजल्ट हमें पता है पहले से उसका यूज कर लेंगे, जिससे कि ये सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है जो 2 नंबर में जो एक्सप्लेन के लिए आता है। तो इसके फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। हाउ, जो निकालें R अल्फा अपान R P, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R अल्फा की वैल्यू m अल्फा v अपान q अल्फा b डिवाइडेड बाई R P। तो यहाँ से ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड अपान मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी, जो दोनों में सेम है उसके लिए सिंबल नहीं दिए, v सिंबल है, v अल्फा या v p इस तरह का नहीं है। तो इसके बाद v से b कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m अल्फा इन टर्म्स ऑफ m p, तो m अल्फा इक्वल टू 4mp। इसी तरह चार्ज ऑफ अल्फा, तो ये कितना था, 2qp, और qp की वैल्यू ऐसे लिख दे रहे हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ये कैंसिल, तो 2:1। दिस इज द रेशियो ऑफ these two charge particles, 2:1। Then we have to find time period. What is the ratio of time period? तो इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रेडियस का रेशियो आ गया यूजिंग द रिजल्ट m अल्फा और q अल्फा की जो वैल्यू हम पढ़े थे वो दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, याद होना चाहिए। तो इसके बाद टाइम पीरियड का रेशियो, व्हाट
इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड। सेकेंड, तो टाइम पीरियड के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था T इक्वल टू 2πr/v, 2πr/v। तो हम इसी फार्मूले का यूज कर लेते हैं। इसमें एक और फार्म है, तो ये फार्म यूज करने पे सिंपल रहेगा। तो अगर हम लिखें पहले फॉर अल्फा पार्ट के टाइम पीरियड 2πr/v, v दोनों में कॉमन रहेगा, ये अल्फा रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। सिमिलरली प्रोटॉन 2πr फॉर प्रोटॉन अपॉन v, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। चूँकि हमें रेडियस का रेशियो पता है, इसलिए टाइम पीरियड का ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं जिससे इजीली सॉल्व हो जाए। तो देन टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, दिस इज इक्वल टू 2πr अल्फा अपॉन v इंटू v अपॉन 2πrp। So these things are cancel out, r अल्फा अपॉन rp इक्वल टू बचा क्या यहाँ पे अब हमारा r अल्फा अपॉन rp खाली बचा हुआ है, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया। तो r अल्फा अपॉन rp दैट इज 2:1 जो हमें वहाँ से निकाला हुआ है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस पे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल। कोई चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड में घूम रहा है तो उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, किस कंडीशन में, किस शेप में मूव करेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारा ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री देखना है हमें चार्ज पार्टिकल का। ट्रेजेक्ट्री मतलब किस तरह का वो पाथ फॉलो करेगा। हमें पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर इंटर करे तो वो सर्कुलर पाथ गेन करता है। तो हम पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर उस पर फोर्स कैसे किस डायरेक्शन में लगता रहेगा जिससे कि वो सर्कुलर पाथ से मूव करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ फिगर ड्रा करना हमें। तो इसके लिए सबसे पहला फिगर लेते हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है Q मूविंग विथ वेलोसिटी v इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। तो ये सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे फोर्स कैसे किधर लग रहा है। 90 डिग्री पर इंटर किया चार्ज पार्टिकल, तो वही राइट हम इसका वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे जिसके लिए हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था। इन वेक्टर फॉर्म फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल F इक्वल टू Q V क्रॉस ऑफ B। तो इस फॉर्म का हम यूज करेंगे। तो Q चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इस तरफ फिंगर किया हमने, फिर B की तरफ कर्ल किया, चूँकि B इनवर्ड है या डाउनवर्ड है तो फोर्स अपवर्ड लग जाएगा। और उस फोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो फोर्स एक्टिंग विल बी अपवर्ड, देयरफॉर द पाथ ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी इन दिस वे। एक सर्कुलर पाथ गेन कर लेगा क्योंकि हर पॉइंट पे जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ बना रहेगा। तो इस तरह इसी को हम ट्रेजेक्टरी कहते हैं कि किस तरह का वो पाथ गेन करने जा रहा ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ फोर्स। सिमिलरली अगर चार्ज पार्टिकल Q है मूविंग विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डॉट फील्ड मीन्स फील्ड इज directed upward to the plane of paper. So what will be the direction of force? तो QV हमको फिंगर इस तरह रखना पड़ेगा जिससे हमारा ये साइड B की तरफ कर लो, चूँकि B आउटवर्ड है। QV क्रॉस विद फोर्स इस साइड में लग गया, राइट साइड में फोर्स अराइज हो गया। तो राइट साइड में जब फोर्स लगेगा तो चार्ज पार्टिकल क्या है, सीधे इसे नहीं जा पाएगा, चूँकि 90 डिग्री पर इंटर किया, यहाँ 90 डिग्री दिखाया गया है। तो
तो ये चार्ज फोर्स इधर लगना शुरू हुआ तो ये चार्ज पार्टिकल जाके ऐसे घूम जाएगा और एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाएगा हैविंग पर्टिकुलर रेडियस। तो इस तरह से हम डिफरेंट ट्रैजेक्टरी देख सकते हैं चार्ज पार्टिकल का, कब किस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल घूमेगा जब वो किसी फील्ड में इंटर कर रहा है। अब हमें इस पे जो क्वेश्चन आता है वो एक साथ दो चार्ज पार्टिकल दिए होते हैं, दोनों का ट्रैजेक्टरी बनाना होता है। जैसे मान लिया एक अल्फा पार्टिकल इंटर कर रहा है और एक प्रोटॉन, तो उसका चार्ज ट्रैजेक्टरी क्या होगा ये हमें ड्रा करना है। इसी तरह क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम इसको करने के लिए फील्ड को इस तरह से दिखा दे रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट किया हमने, दैट इज क्रॉस बी, पूरा यूनिफॉर्म फील्ड है। अब अगर क्या आ रहा है कि इंटर कर रहा है 90 डिग्री पर प्रोटॉन, पी से डिनोट कर दिए, और एक इंटर कर रहा है क्या अल्फा पार्टिकल। तो दो पार्टिकल इंटर करें तो उसका ट्रैजेक्टरी कैसे बनेगा। तो हमें पता है कि अगर हमें इस पे फोर्स का डायरेक्शन देखें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अल्फा पे दोनों ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो क्यू वी क्रॉस बी फील्ड चूँकि अंदर लगा तो दोनों फोर्स अपवर्ड लग जाएंगे। तो अपवर्ड फोर्स के नाते सीधे नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा। हमें इतना ही बना देंगे इसमें तभी सफिशिएंट है, पूरा सर्किल ड्रा करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोटॉन। और अगर अल्फा का देखें तो इस पर भी चार्ज पार्टिकल इधर आया, वेलोसिटी भी, फील्ड अंदर लगा हुआ है डाउनवर्ड, तो क्रॉस भी फोर्स ऊपर लग गया, तो ये भी चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम के इस तरह आएगा। इसका भी हमें इतना ही ड्रा कर देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन और अल्फा का पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी क्या होगा व्हेन इट इंटर एट एन एंगल 90 डिग्री इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एग्जाम में आता है तो हमें ऐसे सिंपली ड्रा करना रहता है। अब यहाँ प्रोटॉन और अल्फा का रेडियाई में क्या डिफरेंस है, अभी देखें कि 2:1 का आता है। मतलब रेडियस अगर प्रोटॉन का 1 सेंटीमीटर है तो अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस होगा वो 2 सेंटीमीटर का रेडियस बनाएगा, क्योंकि रेडियस का रेशियो है। तो इस तरह डिफरेंस क्यों आ रहा है, ड्यू टू डिफरेंस इन मास एंड चार्ज। दोनों के लिए जो अलग अलग रेडियस ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों सेम रेडियस कवर नहीं करेंगे, दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग होगा। इसी तरह एक और हम ले लें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन ही बचा हुआ है। तो ये इस तरह यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएटेड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। एक जगह हमने बी ले लिया, मीन्स पूरा यूनिफॉर्मली क्रॉस फील्ड क्रिएटेड है। इसमें हम एक प्रोटॉन को इंटर कराएंगे और एक इलेक्ट्रॉन को। तो अगर एक प्रोटॉन हमने ले लिया तो प्रोटॉन मान लिया ये प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल आया, दिस इज प्रोटॉन। तो इस पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग जाएगा, तो ये इस तरह का ट्रैजेक्टरी बनाएगा, कुछ आप सर्किल हमने दिखा दिया। लेकिन अगर मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करे ऐसे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विच इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो जो फोर्स का वेक्टर फॉर्म में फार्मूला है F = QB क्रॉस ऑफ B, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताता है। तो अगर बाई चांस कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ गया तो सिमिलर करेंगे क्या, उसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट ले लेंगे। जैसे F = QB क्रॉस ऑफ B, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, जस्ट चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये मान लिया हमने फील्ड है क्रॉस बी, बी वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन इंटर करे, चार्ज पार्टिकल क्या एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो हम जो रूल देखें उसमें फोर्स लगने कैसे देखते हैं, क्यू बी क्रॉस बी फोर्स ऊपर। तो अगर नेगेटिव है तो वही फोर्स जस्ट 180 से चेंज हो जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए इस समय फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग जैसे लगना चाहिए तो ऊपर। तो अगर नेगेटिव है तो जस्ट डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, ऐसे परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो इस तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लगेगा, जिसके नाते इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम जाएगा। और इसका जो रेडियस होगा प्रोटॉन के रेडियस से छोटा होगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है।
तो यही है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए हमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि पॉजिटिव के लिए अभी तक पढ़े थे। नेगेटिव केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ force acting on a charged particle. So this is the trajectory of charged particles in different situation. तो ये हमें बनाना आना चाहिए, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना नेक्स्ट लास्ट हेडिंग हेलिकल पाथ। नेक्स्ट हमें पढ़ना एक हेलिकल पाथ, इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ, तो पहले हमें इसके बारे में समझना कि हेलिकल पाथ क्या है। तो हेलिकल पाथ क्या है, एक अगर स्प्रिंग लाइक कहीं अगर मोशन हो रहा हो, कहीं पाथ फॉर्म हो रहा किसी चार्ज पार्टिकल का, तो उसको हेलिकल पाथ कहेंगे। जैसे स्प्रिंग का अरेंजमेंट होता है ऐसे, तो अगर इस फॉर्म में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है और इस तरह का पाथ बना रहा है, तो दैट पाथ इज नोन एज हेलिकल पाथ या हेलिक्स शेप कहेंगे इसको। तो ये हेलिकल पाथ कैसे फॉर्म होता है किसी चार्ज पार्टिकल का, इसे हमें देखना है। तो अभी तक हमने थीटा 90 डिग्री के लिए देखा है, तो सर्कुलर पाथ बनता है, और यहाँ पे कंडीशन होता है जिसके अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल का हेलिकल पाथ भी फॉर्म होगा। और ऐसा यहाँ देख सकते हैं इस पाथ में सर्कुलर पाथ के साथ साथ स्ट्रेट पाथ भी इसके पास है। तो ये दो पाथ जब एक साथ इन्वॉल्व होंगे तो ये हेलिकल पाथ फॉर्म करेंगे। तो ये सिंपली है कि दोनों एक साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, सर्कुलर पाथ एज वेल एज स्ट्रेट पाथ। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू पाथ गिव राइज ए हेलिकल पाथ। और ऐसा कब होगा, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर एट एन एंगल थीटा इक्वल थीटा एंड दैट थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है और तब चार्ज पार्टिकल किसी फील्ड में एंटर कर रहा है, तो जो उसका पाथ होगा वो सर्कुलर पाथ और स्ट्रेट पाथ का कॉम्बिनेशन होगा, एंड दैट पाथ इज नोन एज हेलिकल पाथ, जिसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना रहेगा। देखो हेलिकल पाथ, ठीक। तो हेलिकल पाथ अब देख लेते हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर पाथ एंड स्ट्रेट पाथ। तो सबसे पहले इसके लिए एक फिगर ड्रा करते हैं कि कैसे इसका कंडीशन बनेगा। तो मान लिया ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह डायरेक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड बी, और कोई चार्ज पार्टिकल है वो थीटा एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहा है एट एन एंगल थीटा। चार्ज पार्टिकल क्यू इंटर विथ वेलोसिटी v and making an angle theta with direction of magnetic field. तो what happen? तो ये चार्ज पार्टिकल जैसे थीटा एंगल पर इंटर करेगा, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसके वेलोसिटी का कंपोनेंट करना पड़ेगा। इसका वेलोसिटी मान लिया हमने v, तो यहाँ पे हम v को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, यहाँ चार्ज q, v वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक फील्ड के लॉन्ग आएगा और एक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा। अगर हम यहाँ बना दें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा जो क्या होगा v sin थीटा, दिस कंपोनेंट इज विल बी v sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट विल बी v cos थीटा। तो दिस वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट, v cos थीटा एंड v sin थीटा। तो यही दोनों कंपोनेंट मिलके इसको दो तरह का मोशन देंगे। जैसे v sin थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर है, तो ये चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मूव कराएगा। और v cos थीटा जो है फील्ड के अलॉन्ग है, तो ये चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ में मूव कराएगा। तो इस तरह दो पाथ का कॉम्बिनेशन इसको मिल जाएगा। तो इसका मैं एक कंप्लीट फिगर बना देगा।
इस तरह से, जिसमें पार्ट सर्कुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रेट पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह से ये हेलिक्स शेप कहा जाएगा। इसमें हुआ क्या है, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे थीटा एंगल पर आया तो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमा है, फिर उसके बाद स्ट्रेट पाथ, फिर ऐसे घूमते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ से स्टार्ट किया चलना, अगर ऐसे घूम के तो इसी पॉइंट पर नहीं आएगा, वो कुछ आगे डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यू टू कंपोनेंट v cos थीटा। तो जैसे यहाँ से चला तो यही नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से चल करके यहाँ पहुँच गया, तो जिसे लेंथ भी मिल गया इसको हॉरिजॉन्टल। फिर यहाँ से चलेगा तो ये इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा। जिस यहाँ से चला तो सेम यहीं पे नहीं, यहाँ से चला तो थोड़ा सा आगे, फिर यहाँ से चलेगा तो फिर थोड़ा सा आगे, इस तरह आगे स्ट्रेट पाथ उसको भी मिलता जा रहा है, जिससे ये हेलिक्स शेप फॉर्म करेगा। तो ये फिगर बना लेंगे और इसी में लिखना रहेगा। तो v sin theta provides its circular path and v cos theta provides its straight path. The combination of these two paths is known as helical path. तो अब इसमें थियरी लिखना है सिंपली। तो इसमें लिखते हैं व्हेन, फिगर बना लेंगे, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल enter at an angle theta with direction of magnetic field। थीटा एंगल पे इंटर किया है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया गया है। अब की बार यहाँ एंगल थीटा 90 नहीं है, तो होगा क्या, देन इट्स वेलोसिटी हैज टू कंपोनेंट्स। जो हम देख सकते हैं v sin थीटा और v cos थीटा। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर, इसलिए सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। T has two components due to vertical component v sin theta चार्ज पार्टिकल, यहाँ तक लिख लेंगे। तो 3 नंबर का बेसिकली क्वेश्चन बनता है इस पे, हेलिकल पाथ पे। पहले फिगर बना लेंगे, फिर ये लिखेंगे। वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा चार्ज पार्टिकल moves in circular path इसके बाद लिखेंगे ड्यू टू इन सर्कुलर पाथ, किस कंपोनेंट के नाते, v sin थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, हमें पता है परपेंडिकुलर के केस में सर्कुलर पाथ बनता है। सर्कुलर पाथ एंड ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा charge particle moves in straight path. Moves in straight path
combination of these two paths form a हेलिकल पाथ। तो यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू पाथ फॉर्म ए हेलिकल पाथ। एक पॉइंट इसमें और समझना है, पिच क्या होता है, जो हम स्क्रू गेज से मेजरमेंट में देखें क्या होता है पिच, तो उसी तरह यहाँ पर एक केस बनता है पिच। तो इतना नोट कर लेंगे हम। तो नेक्स्ट हेडिंग पिच, दिस इज डिनोटेड बाय पी। तो यहाँ समझ लेंगे पिच क्या है, फिगर इसलिए यहाँ पे इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इज नोन एज पिच। जैसे यहाँ से चला तो थोड़ा सा ये आगे बढ़ जाएगा फील्ड के अलाउ, तो जितना वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उसी को पिच कहा जाएगा। जैसे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पिच है, यहाँ पे दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिप्रेजेंट पिच। तो इसको लिखेंगे पिच में द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by charge particle in one complete revolution is called pitch। इसी को पिच कहा जाता है, जो फिगर में साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ पिच होगा, दैट लेंथ इज नोन एज पिच डिनोटेड बाय पी। तो अगर हम पिच का एक फार्मूला लिखें तो क्या होगा, क्योंकि एक डिस्टेंस है तो स्पीड इनटू टाइम, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं स्पीड इनटू टाइम। तो व्हाट विल बी द स्पीड along this length, v cos theta, and what is the time for one complete revolution, it will be t, time period t. So we can find the distance covered by charge particle, which is also termed as pitch। तो इस तरह से पूरा हो गया motion of charge particle in one and that form a helical path। Okay, thank you students।